नमस्कार। आज हम गहराई से बात करेंगे भारत के हालिया इतिहास की उस एक रात की, जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 2012 के दिल्ली गैंग रेप और हत्याकांड की, जिसे ज्यादातर लोग निर्भया कांड के नाम से जानते हैं। हाँ, एक ऐसी घटना जिसने सिर्फ कानून व्यवस्था पर ही नहीं बल्कि समाज की सोच पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए थे। बिल्कुल। हमारे सामने इस केस से जुड़ा एक काफी विस्तृत लेख है, जिसमें उस रात की भयावहता से लेकर जांच, फिर वो लंबी अदालती लड़ाई और हाँ, समाज पर उसका क्या असर हुआ, सब कुछ है। तो आज का हमारा मकसद है इस जानकारी के जरिए ये समझना कि असल में उस रात हुआ क्या था, न्याय की लड़ाई कैसे आगे बढ़ी, और ये भी कि कैसे ये सिर्फ एक अपराध नहीं रह गया बल्कि एक प्रतीक बन गया है ना। हाँ, सही कहा। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। वो रात थी 16 दिसंबर 2012 की। सोचिए, दिल्ली की सड़क पर एक चलती हुई प्राइवेट बस, और उस बस में एक 23 साल की फिजियोथेरेपी इंटर्न ज्योति सिंह और उनके दोस्त अवनिंद्र पांडे के साथ। ऐसी हैवानियत हुई जिसने पूरे देश की अंतरात्मा को जैसे झंझोड़ दिया। और उसके बाद जो हुआ वो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग सड़कों पर उतर आए, हजारों की तादाद में। गुस्सा था, बदलाव की मांग थी। हाँ, वो विरोध प्रदर्शन वाकई अभूतपूर्व थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं घटना के दिन से। 16 दिसंबर 2012। ज्योति सिंह और उनके दोस्त अवनिंद्र पांडे, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वो साकेत के एक मॉल से लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखकर निकले थे। रात का वक्त था, करीब 9:30 बजे होंगे। जी। घर जाने के लिए उन्होंने मुनीर का बस स्टॉप से एक प्राइवेट सफेद बस पकड़ी। बस का नंबर भी रिकॉर्ड में है, DL1PA0149। उस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से ही मौजूद थे। हाँ, और बस में चढ़ने के कुछ ही देर बाद उन्हें अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। बस अपने तय रूट से हटकर कहीं और जाने लगी। और उन्होंने बस के दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल। जब अविंदर ने टोका, पूछा कि ये क्या हो रहा है, बस कहाँ जा रही है, तो उन लोगों ने लोहे की रॉड से उन्हें मारना शुरू कर दिया। बुरी तरह पीटा गया उन्हें, जब तक वो लगभग बेहोश नहीं हो गए। और फिर उन्होंने ज्योति को बस के पिछले हिस्से में खींच लिया, और वहां उन 6 लोगों ने बारी बारी से उनके साथ गैंग रेप किया। ये सिर्फ एक यौन हमला नहीं था। यहाँ जो क्रूरता हुई वो समझना बहुत जरूरी है। लेख में साफ लिखा है कि अपराधियों ने लोहे की एक रॉड का इस्तेमाल करके ज्योति को अंदरूनी तौर पर इतनी भयानक चोटें पहुंचाईं कि उनकी आंतें बुरी तरह फट गई थीं। ये सिर्फ हिंसा नहीं थी, ये अमानवीयता की हद थी। ऐसा लग रहा था कि मकसद सिर्फ इंसानियत को कुचलना था। सोचकर ही सहरन होती है। और ये सब दरिंदगी करीब 1 घंटे तक उस चलती बस में होती रही। था उसकी नजर पड़ी और उसने तुरंत पुलिस को इत्तला दी, वरना शायद वो रात और भी भयानक हो सकती थी। सही कहा। अब सवाल उठता है कि ये पीड़ित कौन थे और ये अपराधी कौन थे। ज्योति सिंह, जैसा लेख में बताया गया है, वो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से थी। एक आम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की। जी। बहुत महत्वाकांक्षी थी, फिजियोथेरेपिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी, सपना शायद डॉक्टर बनने का था। उनके पिता परिवार पालने के लिए दिल्ली में डबल शिफ्ट में काम करते थे। एक आम भारतीय लड़की की कहानी जो अपने सपनों के लिए शहर आई थी। बिल्कुल। और उनके दोस्त अवनिंद्र पांडे, वो भी बहुत बुरी तरह घायल हुए थे, लेकिन वो बच गए और आगे चलकर इस केस के वो सबसे महत्वपूर्ण गवाह बने। जी, उनका बयान बहुत अहम साबित हुआ। दूसरी तरफ थे वो 6 लोग। राम सिंह, जो बस चला रहा था, मुकेश सिंह उसका भाई, विनय शर्मा एक जिम हेल्पर, पवन गुप्ता जो फल बेचता था, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग लड़का। हाँ, जिसकी उम्र उस वक्त 17.5 साल बताई गई थी। मोहम्मद अफरोज नाम था शायद। लेख के हिसाब से ये लोग ज्यादातर गरीब पृष्ठभूमि के थे। कुछ का पहले से छोटा मोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। और ये भी पता चला कि घटना वाली रात वो सब शराब पिए हुए थे। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, ज्योति और अविनेंद्र पर हमला करने से पहले उसी रात उसी बस में उन्होंने एक बढ़ई को भी लूटा था। अच्छा, मतलब वो उस रात अपराध करने के इरादे से ही निकले थे। ऐसा ही लगता है। घटना की खबर जैसे ही फैली, दिल्ली पुलिस पर जबरदस्त दबाव आ गया। मीडिया, लोग, सब। बिल्कुल। फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाई गई। अविनेंद्र होश में आने पर जो बयान दे पाए और जो CCTV फुटेज मिली, उनकी मदद से पुलिस ने तेजी से काम किया। वो सफेद बस जल्द ही पहचान ली गई। पुलिस की कार्रवाई इस मामले में काफी तेज मानी जाती है। 18 दिसंबर तक मुख्य आरोपी राम सिंह गिरफ्तार हो गया था। जी।
और अगले 3 दिन में यानी 21 दिसंबर तक बाकी पांचों मुकेश, विनय, पवन, अक्षय और वो नाबालिग लड़का वो भी पुलिस की गिरफ्त में थे। हाँ, ये जांच कुछ ही दिनों में पूरी कर ली गई थी, जो दिल्ली पुलिस के लिहाज से भी काफी तेज था। जांच में सबूत भी काफी मजबूत मिले। हाँ, कई अहम सबूत थे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ज्योति का वो बयान था जो उन्होंने अस्पताल में होश में आने पर मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। इसे मृत्यु पूर्व बयान या डाइंग डिक्लेरेशन माना गया। इसके अलावा डीएनए सैंपल्स का मिलान हुआ, फोरेंसिक रिपोर्ट्स थीं, बस से वो लोहे की रॉड बरामद हुई और करीब 159 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इन सब से केस काफी मजबूत बन गया था। हाँ, हालांकि शुरू में कुछ लापरवाही के आरोप भी लगे थे पुलिस पर और कुछ पुलिस वालों पर एक्शन भी हुआ था बाद में। अच्छा, खैर जांच पूरी हुई, चार्जशीट फाइल हुई और फिर मामला अदालत पहुंचा। सबकी नजरें थीं कि अब न्याय कब और कैसे मिलेगा। और मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्दी सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी बनाई गई। जी, ताकि फैसला जल्दी आ सके। 5 फरवरी 2013 को जो 5 वयस्क आरोपी थे उन पर चार्जेस फ्रेम हुए। हत्या, गैंगरेप, अपहरण, डकैती, कुल मिलाकर 13 संगीन आरोप। और जो नाबालिग था उसका मामला अलग से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यानी किशोर न्याय बोर्ड में भेजा गया। इसी बीच मार्च 2013 में एक बड़ी खबर आई। हाँ, जो मुख्य आरोपी था राम सिंह, वो तिहाड़ जेल में अपनी सेल में लटका हुआ मिला। पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या है। जी, आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या ही बताया गया। हालांकि उसके परिवार वाले हत्या का शक जता रहे थे, पर जांच में आत्महत्या की ही पुष्टि हुई। इसने केस में एक और सनसनीखेज मोड़ ला दिया था। बिल्कुल। उधर किशोर न्याय बोर्ड ने अपना फैसला सुनाया अगस्त 2013 में। हाँ, उन्होंने उस नाबालिग आरोपी को दोषी पाया, लेकिन उस समय जो कानून था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, उसके तहत उसे ज्यादा से ज्यादा सजा जो मिल सकती थी वो थी 3 साल सुधार गृह में। जी, और उसे वही सजा मिली। इस फैसले पर समाज में बहुत गुस्सा था, बहुत बहस हुई थी कि इतने जघन्य अपराध के लिए इतनी कम सजा। हाँ, ये एक बड़ा मुद्दा बना था। खैर, फिर आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का मुख्य फैसला। 10 सितंबर 2013 को कोर्ट ने बाकी चारों वयस्क दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को सभी आरोपों में दोषी करार दिया। और 3 दिन बाद 13 सितंबर को सजा सुनाई गई। जज यशोधरा रानी ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना। मतलब दुर्लभ से दुर्लभतम मामला। ऐसे मामले जहां अपराध की क्रूरता इतनी ज्यादा हो कि मौत की सजा ही एकमात्र उचित दंड लगे। हाँ, और चारों को मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा भी कि ये अपराध ऐसा है जिसने समाज की सामूहिक चेतना को झकझोर दिया है। ये फैसला एक तरह से लोगों के गुस्से को शांत करने वाला था, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी बाकी थी। बिल्कुल, ये तो बस शुरुआत थी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया की। फांसी की सजा के बाद मामला ऊपर की अदालतों में गया। पहले दिल्ली हाईकोर्ट में अपील हुई। मार्च 2014 में हाईकोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। फिर मामला गया सुप्रीम कोर्ट। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी मई 2017 में काफी सुनवाई के बाद उनकी अपीलों को खारिज कर दिया। फांसी की सजा कंफर्म हो गई। लेकिन इसके बाद भी कानूनी रास्ते बंद नहीं हुए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। दोषियों ने पहले पुनर्विचार याचिकाएं, जिन्हें रिव्यू पिटिशंस कहते हैं, वो दाखिल की। वो भी खारिज हो गईं। फिर एक और कानूनी विकल्प होता है क्यूरेटिव पिटिशन। ये जो बहुत ही सीमित आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोबारा विचार करने की गुहार होती है। उसका भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन दिसंबर 2019 तक वो भी खारिज हो गई। और आखिर में बचती थी राष्ट्रपति के पास दया याचिका। हाँ, चारों दोषियों ने दया याचिकाएं भेजीं, लेकिन राष्ट्रपति ने भी एक एक करके सभी याचिकाएं नामंजूर कर दी। तो मतलब सारे कानूनी रास्ते बंद हो गए। जी। और आखिरकार वो दिन आया, इस पूरी भयानक घटना के 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद। 20 मार्च 2020 सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में। हाँ, चारों दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को फांसी दे दी गई। कहते हैं आखिरी रात तक भी उनके वकील कोशिशें करते रहते, कुछ कानूनी दांवपेच की, लेकिन अंततः न्याय हुआ। जी, न्याय हुआ, भले ही देर से हुआ। और वो नाबालिग दोषी वो अपनी 3 साल की सजा पूरी करके दिसंबर 2015 में रिहा हो गया था। कानून के मुताबिक उसकी पहचान गोपनीय रखी गई है। उसकी रिहाई पर भी काफी हंगामा हुआ था। हाँ, और उसी ने उस बहस को फिर से तेज किया था कि क्या जघन्य अपराधों में 16 से 18 साल के किशोरों के साथ नरमी बरती जानी चाहिए। बिल्कुल, और यहीं से बात आती है इस घटना के सामाजिक और कानूनी असर की।
जैसा हमने शुरू में कहा था, ये सिर्फ एक क्राइम रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस कांड के बाद जो हुआ वो सड़कों पर दिखा। दिल्ली के इंडिया गेट पर, रायसीना हिल पर हजारों लोग जमा हुए, छात्र, महिलाएं, आम नागरिक, सब। वो तस्वीरें आज भी याद है। मोमबत्तियां, पोस्टर, नारे। सरकार पर जबरदस्त दबाव था। महिलाओं की सुरक्षा अचानक से नेशनल एजेंडा बन गए। हाँ, और इसी दबाव के चलते सरकार ने जस्टिस J.S. वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा कमेटी। जी, इसका काम था महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े हमारे कानूनों को देखना, उनमें जो कमियां हैं उन्हें पहचानना और सुधार के लिए सुझाव देना। और कमेटी ने बहुत तेजी से काम किया, अपनी रिपोर्ट दी। जी, और उसी रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 पास हुआ। ये एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव था। जी, इसमें मुख्य बदलाव क्या-क्या थे? कई अहम बदलाव थे। सबसे बड़ा तो यही कि गैंगरेप जैसे मामलों में, खासतौर पर अगर रेप के दौरान पीड़िता की मौत हो जाती है या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती है, तो मौत की सजा का प्रावधान जोड़ा गया, जो पहले नहीं था। नहीं, इसके अलावा एसिड अटैक को एक अलग और गंभीर अपराध माना गया, उसके लिए कड़ी सजा तय हुई। और दो और चीजें थीं, महिलाओं का पीछा करना यानी स्टॉकिंग, और ताक-झाक करना यानी वॉयरिज्म। अच्छा, हाँ, इनको भी पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया और इनके लिए सजा तय की गई। वर्मा कमेटी ने माना कि ये हरकतें अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, लेकिन ये भी महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के लिए गंभीर खतरा है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण बदलाव थे। एक और बड़ा कानूनी बदलाव हुआ जो सीधे सीधे इसी केस से जुड़ा था। वो था जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। हाँ, क्योंकि नाबालिग दोषी को सिर्फ 3 साल की सजा मिली थी। जी, उसको लेके बहुत गुस्सा था। तो नए कानून में ये प्रावधान किया गया कि अगर 16 से 18 साल की उम्र का कोई किशोर हत्या या बलात्कार जैसा कोई गंभीर जघन्य अपराध करता है, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कुछ खास परिस्थितियों को देखते हुए ये तय कर सकता है कि उस पर वयस्क अपराधी की तरह मुकदमा चलाया जाए या नहीं। ये भी एक बड़ा नीतिगत बदलाव था। बिल्कुल। कानूनों के अलावा एक और पहल हुई थी, निर्भया फंड। हाँ, सरकार ने ऐलान किया था महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड। जी, मकसद अच्छा था कि इस पैसे से पब्लिक जगहों पर CCTV कैमरे लगे, बसों में पैनिक बटन लगे, महिला हेल्पलाइन को मजबूत किया जाए, वन स्टॉप सेंटर बने जहां यौन हिंसा की पीड़िताओं को एक ही जगह पर मेडिकल, कानूनी, मनोवैज्ञानिक हर तरह की मदद मिल सके। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, विचार बहुत अच्छा था, लेकिन जो रिपोर्ट्स बाद में आई और जिसका जिक्र लेख में भी है, वो ये बताती हैं कि इस फंड का इस्तेमाल उतना नहीं हो पाया जितनी उम्मीद थी। अच्छा, मतलब कई राज्यों ने या तो पैसा खर्च ही नहीं किया, या बहुत कम खर्च किया, या फिर उसे किसी और काम में लगा दिया। तो कागज पर बनी एक अच्छी योजना जमीन पर उतनी असरदार साबित नहीं हुई, जो चिंता की बात है। ये वाकई चिंता की बात है। और इन सब के बीच हमें ज्योति के परिवार को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं। उनकी हिम्मत, उनका संघर्ष। उन्होंने अपनी बेटी की याद में निर्भया ज्योति ट्रस्ट बनाया है। जी, और ये ट्रस्ट आज भी यौन हिंसा की शिकार हुई दूसरी लड़कियों, महिलाओं और उनके परिवारों की मदद कर रहा है, उन्हें कानूनी लड़ाई में मानसिक रूप से उभरने में सहारा दे रहा है। ये उनके जज्बे को सलाम करने वाली बात है। निश्चित रूप से। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो ये साफ है कि निर्भया कांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है भयानक क्रूरता की, लेकिन साथ ही न्याय के लिए एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई की। हाँ, और ये कहानी है समाज के गुस्से की, उसकी जागृति की, और आखिरकार हमारे कानूनों में हुए कुछ बेहद जरूरी बदलावों की। हमने देखा कि कैसे एक अकेली घटना ने पूरे सिस्टम को, पुलिस जांच से लेकर अदालती प्रक्रिया और फिर कानून बनाने वालों तक, सबको हिलाकर रख दिया। हाँ, दोषियों को सजा मिली, जो अपने आप में महत्वपूर्ण था। कानून बदले गए, फंड बने, ये सब हुआ। लेकिन जैसा आपने कहा, कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। बिल्कुल, और वो सवाल शायद उतने ही अहम हैं। जैसे कि न्याय मिलने में 7.5 साल लग गए। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के बावजूद ये हमारी न्याय व्यवस्था की रफ्तार पर एक सवाल तो खड़ा करता ही है ना? हाँ, ये पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। और दूसरा बड़ा सवाल शायद ये कि जो कानूनी बदलाव हुए, जैसे जुवेनाइल एक्ट में संशोधन या वो निर्भया फंड,
क्या वो वाकई जमीन पर उतना बदलाव ला पाए हैं? क्या आज महिलाएं हमारे शहरों में, हमारे समाज में, सड़कों पर, बसों में, काम की जगहों पर ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं? क्या समाज की सोच में वो गहराई वाला बदलाव आया है जिसकी उम्मीद इस घटना के बाद की गई थी? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब शायद सीधा हाँ या ना में नहीं है। बिल्कुल, इन पर लगातार सोचने, काम करने और मूल्यांकन करने की जरूरत है। निर्भया कांड हमें याद दिलाता है कि लड़ाई शायद लंबी है और अभी खत्म नहीं हुई है।